अच्छा, वीडियो ना डालने की क्या करूं बेटा, वीडियो के लिए बच्चे आते नहीं है ना, फिर उन्हें पता है वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। देखो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम पढ़ रहे थे। जल्दी जल्दी से ना क्विकली हम इसे एक बार यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि हमने टर्मिनल ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही थी, टर्मिनल ऑक्सीडेशन में और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पढ़ लिया, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ है। और हमने ये भी कहा था जब एक बार याद करिएगा क्विकली, जब हमने वो एरोबिक के जो नॉर्मल पाथवे थे उनको डिस्कस किया था कि जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है ना, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह सकते हैं हम इसे, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में तो खैर ये पूरी ही की पूरी हो रही है, ये भी और ये वाला स्टेप भी। एक सेकंड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने ये कहा था जो ज्यादा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है ना वो यहाँ पे बनती है ना, इंक्रीजेस या रिलीज कह सकती हूँ मैं, यहाँ पे मोर अमाउंट एनर्जी जनरेट होती है। मोर एनर्जी जो है वो यहाँ जनरेट हो रही थी, ठीक है, बताते जाना मुझे साथ के साथ। और यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ऑक्सीजन का यूटिलाइज यहाँ होता है, इसके लास्ट स्टेप पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है यहाँ पे। इसकी वजह से इसको एरोबिक रेस्पिरेशन के अंडर कंसीडर किया जाता है, और तो कोई रीजन नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब एक बार हम इसे रब करके जल्दी से ना डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इसकी जो थ्योरी है आज उसको कंप्लीट करते हैं। साइकिल हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों के डाउट्स थे, मेरे पास आए थे कुछ मैसेज कि मैडम जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो कॉम्प्लेक्स 3 के बाद आ रहा है। ऐसा डायग्राम हम बना सकते हैं, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लिखने का थ्योरी का आपको जहां से अच्छा लगे, जिस बुक में से अच्छा लगे आप वहां से नोट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप जो बुक आप प्रेफर कर रहे हो उसमें अच्छा समझ में आ रहा है आपको, अगर आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आप उस पर चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप वही कॉपी करिएगा, नहीं, आपको जहां से समझ में आ रहा है वहां से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बस आपको मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ अच्छे से, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी का क्या है, थ्योरी तो हम कहीं से भी पढ़ लेंगे, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़िए। देखो हम शुरू करते हैं यहाँ से। आज मैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, तो ताकि हमें स्पेस थोड़ा ऑलरेडी हमारे पास कम है और हमारे पास प्रॉपर स्पेस होगा। फिर ये है हमारी कौन सी वाली, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह दीजिए या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह दीजिए, एक ही मतलब है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ये है, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। जल्दी जल्दी से आप मुझे आंसर्स करते जाइएगा, बिना टाइम वेस्ट करें, टाइप मत करना, मैसेज बोलते जाइएगा। ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमें पता है 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैं बताऊंगी आपको कि वो 4 कॉम्प्लेक्सेस में 2 और 1 का जो आप कंफ्यूज हो रहे हो अभी तक उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स था कॉम्प्लेक्स 1 होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है ये FeS के साथ अटैच्ड होता है और कॉम्प्लेक्स 1 बनाता है। इसके पास आता है कौन, किसका ऑक्सीडाइज होता है, NADH2 का। किसके थ्रू ऑक्सीडेशन हुआ था इसका, NADH डिहाइड्रोजनेज के थ्रू हुआ था। जब ये इससे इसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, गेन कर लेगा, तो इसका क्या हो गया, इसका तो रिडक्शन हो गया है ना, ये रिड्यूस हो गया, FMN किस में कन्वर्ट हो गया है, FMNH2 में। लेकिन ये FMNH2 अपने, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो खुद को स्प्लिट करेगा प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। प्रोटॉन्स यहां आ जाते हैं, ये आ गए प्रोटॉन्स किसमें, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और ये FMN वापस से अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया, इसका फिर से क्या हो गया, ऑक्सीडाइज।
पहले रिडक्शन हुआ है जब ज्वाइनिंग हुआ था, जब रिलीज हुआ है प्रोटॉन्स का इधर, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन के टाइम पर और भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को भी तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा आगे। इसने आगे इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज कर दिए। उन इलेक्ट्रॉन्स को किसने गेन किया है, एफ ने, और खुद को रिड्यूस किया, ये ऐसे, ये रिड्यूस हो गया और ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ। देखिए रट जानी चाहिए आपको साइकिल अच्छे से, मैसेज मत करो, मैं वही बोल रही हूँ ना, मैसेज थोड़ा ना मैं आपके बार बार पढ़ूंगी, आप 2+3+ करे जा रहे हो, है ना। बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आया है। और फिर से ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे रिलीज कर देगा और इसका क्या हो गया बेटा, फिर से ऑक्सीडेशन हो गया। दिस इज ऑक्सीडेशन, यही तो हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे बीच में क्या होता है आपको पता है, यहाँ बीच में एक कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजोम, वेरी गुड, अच्छा लगा जैसे बोला अभी, है ना, ये ऑक्सीसोम है। ये ऑक्सीसोम क्या करेगा, इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के, ये जो इसका F0 पार्टिकल है, ये F1 पार्टिकल है, यहां से ये वाला प्रोटॉन गया अंदर इसके थ्रू, जो प्रोटॉन पंप की तरह एक्ट कर रहा है F0, और इसने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके रिलीज करा दिया और इसके एक फॉस्फेट को यूटिलाइज कर लिया इस F1 ने, ठीक है, ADP और PI, इसका है ये, इसको यूटिलाइज किया, सॉरी, ठीक है, और बना दिया क्या, एक ATP का मॉलिक्यूल इसने, यानी कि F1 पार्टिकल, वेरी गुड, ATP F1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीसोम ने काम किया ATP सिंथेस की तरह। यहाँ पर ये इस तरह से प्रोसेस चल ही रही है। ये आपका कॉम्प्लेक्स जो 1 है ये कंप्लीट हो गया। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स 1 के बाद में क्या होता है, यूबिक्विनोन होता है, ये है इधर यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इधर से इसको गेन किया, यानी कि इसने खुद को क्या किया, रिड्यूस किया, इसका रिडक्शन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया यूबिक्विनोन, UbQH2 में, ठीक है। और फिर से इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया, अपने प्रोटॉन्स को यहां रिलीज किया इसने वेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास किया। इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर नहीं जा रहे हैं। और जो प्रोटॉन आयंस है वो सिर्फ ऑक्सीसोम के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है इसके लिए, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बताइएगा। अब यूबिक्विनोन के बाद में कौन था, कॉम्प्लेक्स थर्ड था, याद आया, वेरी गुड, है ना। यानी कि यहाँ पर साइटोक्रोम बी है, FeS है, यूबिक्विनोन है और साइटोक्रोम C1 है। तो वो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू क्रॉस हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर, चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ, साइटोक्रोम बी ये किसके साथ में, Fe3+, है ना, वो ये सब तो हर जगह रहेगा। इसने रिड्यूस किया खुद को और फिर से खुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, और आगे इसने फिर से इन 2 इलेक्ट्रॉन को पास ऑन किया, डन। अब इन इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, साइटोक्रोम बी के बाद में कौन था, FeS, यही था ना, उसने गेन किया, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, ठीक है। इसने किसने गेन किया, अब FeS ने, क्योंकि इसके साथ में FeS है ना, ये वही उसी स्टेट में आ जाएगा 3+ में, और ये यहाँ पर 2+ में, इस तरह से। अब इसके बाद कौन था बताइएगा, ये इसका ऑक्सीडाइज हो गया और ये यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ। इसके बाद इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन कर रहा था, यहाँ पे FeS के बाद में कौन था, यूबिक्विनोन, यही था ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यस, ठीक है। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब की बार हम इसको मैं एक अलग पेन से बना देती हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये, और ये है आपकी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल या इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हाँ, हो तो गया, हाँ यहाँ पे हो गया ना, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद में एक ATP रिलीज हो गया है। और एक चीज और, हाँ बेटा यहाँ एक और रह गया, एक और ऑक्सीसोम आएगा ना अभी, ये आएगा यहाँ पे, ये रहा, ये अभी तो यहाँ इधर है यूबिक्विनोन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, तो ये यहाँ पर भी है अभी इस तरह से, एक ऑक्सीसोम यहाँ पर भी है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये एक और इलेक्ट्रॉन है, ये वही करेगा, इसका F0 पार्टिकल जो है
इस प्रोटोन आयन को किधर पास करवाएगा, इधर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इसका जो F1 पार्टिकल है वो इसके एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यूज करके बना देगा एक एटीपी। आ गया समझ में? हाँ ये रह गया था, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में है एक और यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स थर्ड में, ये तो कॉम्प्लेक्स 1 है, हो गया पूरा। कॉम्प्लेक्स 1 के बाद में ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहां से ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी होता है, FeS होता है और यूबिक्विनोन होता है, साइटोक्रोम C1 होता है। तो अब वापस से वही, ये जो यहां पर है इसका यूज हो गया है ना, फिर से देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर कौन आएगा फिर से, जब वो यूबिक्विनोन आएगा, ये अभी यही पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही है अभी। ठीक है, अब कौन आएगा जो यहाँ पर ये इसके बाद में FeS के बाद में ये आ गया यूबिक्विनोन। हाँ यूबिक्वी, वो इसको यूज करेगा और इस एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये खुद को रिड्यूस करेगा, अब ये खुद को रिड्यूस करेगा और UbQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा इसको भी यूज करके। ठीक है, लेकिन फिर से ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, हाँ या ना? इसने ऑक्सीडाइज किया और जो UbQH2 थे, यानी कि वो जो दो प्रोटोन आयंस हैं वो यहाँ आ गए फिर से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इसने वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिलीज कर दिया। इन दो इलेक्ट्रॉन को किसने गेन किया है बेटा? इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा साइटोक्रोम C1। ठीक है, हाँ FeS वही Fe3 और Fe2 प्लस रिडक्शन हो गया इसका, और इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो गया, और इसने अपने इन दो इलेक्ट्रॉन को फिर से पास कर दिया। हमें पता है एक और जो यूबिक्विनोन यहाँ पर है, फिर से एक और ऑक्सीसोम अवेलेबल है कि नहीं? यहाँ पे एक और भी ऑक्सीसोम प्रेजेंट है, हाँ या ना? यस, ठीक है, तो ये एक और ऑक्सीसोम इधर आ गया। इसने इस प्रोटोन को, जो इसका F0 पार्टिकल है, यहां फिर से पास कर दिया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फ्रॉम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये इसका F1 पार्टिकल है, एक एटीपी यहां जनरेट हो गई है, 3 एटीपी हो गए, हाँ हो गई साइड में। ठीक है, 3 एटीपी यहां बन चुकी हैं, एक एटीपी, सेकंड एटीपी और वहां एक थर्ड एटीपी सेम उसी वे में। अब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ये यहीं पड़ा हुआ है यहीं पे। अब ये वापस से इसको कोई इसके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, तो ना तो अब इसका कोई रिडक्शन होगा ना तो कुछ होगा, अब ये इसी में पड़ा हुआ रहेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर साइटोक्रोम C के बाद में, C1 के बाद में है साइटोक्रोम C। ये भी क्या है? एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है यूबिक्विनोन की तरह ही, ये भी वही करेगा, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जाएगा, इसका रिडक्शन होगा और फिर से ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास ऑन करेगा। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड यहां तक कंप्लीट हो गया, ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फोर्थ का कौन? साइटोक्रोम A, यही था ना? साइटोक्रोम A और A3 तो होते हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्या हो गया आवाज को? ठीक है, ये वही सेम कहानी होगी, ये रिडक्शन होगा और फिर से ये 2 प्लस स्टेट में आएगा, हाँ या ना बेटा? ठीक है, यस, इतना धीरे बोले हो। इसका फिर से ऑक्सीडाइज हो गया और अब इस ए को, यानी कि साइटोक्रोम ए के बाद में नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? साइटोक्रोम A3, ये भी वही करेगा, Fe3 प्लस से इसका भी रिडक्शन होगा और Fe2 प्लस स्टेट में कन्वर्ट होगा और फिर ये ऑक्सीडाइज करेगा खुद को। तो फाइनल एक्सेप्टर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इस इलेक्ट्रॉन का कौन है भाई? साइटोक्रोम A3। इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, और यहां से जो ये साइटोक्रोम A3 वाला इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ गया। अभी तक तो देखिए ये सब पूरा कहानी हुई है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, लेकिन अब आ गई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर आ चुका है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अब आएगा कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, मैं इसका यूज कर सकती हूँ यहाँ पे, यानी कि इसमें जो, इसको मैं अलग पेन से नोट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ इस रीजन में ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ही तो है, ऊपर हमने लिखा हुआ है। इसमें लास्ट में कौन आया है? एक तो इलेक्ट्रॉन आया है,
एक जो एग्जॉस्टेड वाला प्रोटॉन पड़ा हुआ था वो है यहाँ पर, है ना, और लास्ट में कौन आया है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया है। ये इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया है इसको भी और इसको भी। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑक्सीजन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज ऑक्सीजन। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। व्हाट इज द फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो भी आपका ऑक्सीजन ही है। कहां पे एक्सेप्ट करता है, पोजीशन क्या है उसकी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। यहाँ इसने यूज करके बना दिया एक वाटर का मॉलिक्यूल। आपको पता है इस वाटर के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर एज मेटाबॉलिक वाटर। और ये मेटाबॉलिक वाटर क्या करेगा, वापस से टीसीए साइकिल में एंटर करेगा। याद है, टीसीए साइकिल में वाटर का एडिशन हुआ था एक जगह पे, कहां पे, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है किसमें, लिंक रिएक्शन में बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो एसिटाइल कोएंजाइम, हाँ फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए से जब बनता है क्या, आपका सिट्रिक एसिड, तो उस टाइम पर जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड ऑन होता है ना, वो यहां से होता है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है ना, वो बहुत ज्यादा वाइटल एलिमेंट है, वाइटल एटम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, फिलहाल आप इतना समझिएगा चलिए, कि जो ऑक्सीजन है उसके बिना ये साइकिल क्यों नहीं हो सकती है, पहले ये बताती हूँ। सपोज करेगा कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर में डेफिशिएंसी हो गई है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है ही नहीं है, कम है ऑक्सीजन, क्या होता है, क्यों ऐसा हो जाता है हमारी कंडीशन में कि जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो क्या मतलब इफेक्ट होता है इस पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, कम अमाउंट है, कम मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, तो आपको पता है ना, एसिडिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ये प्रोटोन आयंस यहाँ मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं, ये भी, इनका भी कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं अभी तक तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में थे, लेकिन जैसे साइटोक्रोम ए3 ने, या साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कह सकते हैं हम इसको, जैसे इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया और इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ आ गए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो ये भी बढ़े रहे यहाँ पे। तो इसी तरह से लगातार डिपोजिशन होता रहेगा प्रोटॉन्स का भी, इलेक्ट्रॉन्स का भी, तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी। तो इसीलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, प्रोटॉन्स रिलीज होंगे कहां पे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और उससे वापस से जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाते हैं तो इस ऑक्सीसोम के थ्रू जाते हैं, अपने आप नहीं जाते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो है ऑक्सीजन, याद रखिएगा। फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, वो भी ऑक्सीजन ही है। इनका फाइनल एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का, एक्सेप्ट कहां होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है ऑक्सीजन, जो इनको एक्सेप्ट करेगा और फिर वो इस वाटर के मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो थी NADH वाली कहानी। अब आप लोग जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे वो ये थे कि आपने कहा था कि साइटोक्रोम यानी कि जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है उसके बाद में कॉम्प्लेक्स 2 होता है। नहीं बच्चे, ये आपको मैं बता दूं कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी का जो एडिशन अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ है ही नहीं है, इनके सीक्वेंस में नहीं आती है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये तो 3 सीक्वेंस में होते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 जो होती है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है, यहाँ होती है कॉम्प्लेक्स 2। हमें पता है ना कॉम्प्लेक्स 2 में हमने क्या क्या देखा था, एक तो FAD और एक वही FES, ये है कॉम्प्लेक्स 2। ये यहाँ अवेलेबल होता है कॉम्प्लेक्स 1 और यूबिक्विनोन के बीच में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो यूबिक्विनोन के ऊपर होता है। मैं ये रब कर दूं ताकि हम फिर समझ लेंगे, थोड़ा सा स्पेस रब करती हूँ, ठीक है, ताकि हमें कुछ जरूरत पड़ जाए अगर कुछ समझने की, तो ज्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े दोबारा से साइकिल बनाने के लिए। थोड़ा सा पोर्शन में रब करती हूँ, ज्यादा नहीं। ऐसे आप देखिएगा हमने कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से बनाए थे, हमने ऐसे बनाए थे FMN और FES, ये एक कॉम्प्लेक्स था, दिस वाज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये कॉम्प्लेक्स 1 था यूबिक्विनोन के साथ अटैच्ड, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नहीं था, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर था। यूबिक्विनोन
कॉम्प्लेक्स थर्ड के साथ अटैच था, और वो जो कॉम्प्लेक्स थर्ड था वो क्या था, दैट वाज साइटोक्रोम बी, इसके बाद में FeS, फिर यूबीक्विनोन, और फिर साइटोक्रोम C1। ये था आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड अटैच होता है बेटा साइटोक्रोम C के साथ में, जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये फिर साइटोक्रोम A और A3 के साथ अटैच्ड होता है। ये आपका था कॉम्प्लेक्स फोर्थ। अब पता है सीक्वेंस तो ये है 1 3 4, जो 2 होता है ना वो यहां पे अटैच्ड होता है, यहां पे FAD और FES। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना? कभी कंफ्यूज तो नहीं होना है। तो वो आपको कहीं 3 के बाद मिल रहा है, कहीं 2 के बाद मिल रहा है, उसमें नहीं। ये है प्रॉपर सीक्वेंस। जो यूबीक्विनोन है ना, इसके साथ अरेंज्ड होता है, इसके साथ अटैच्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स 2 इसके साथ। तो जब यहां पर अब देखिए FMN के साथ में कौन सा एंजाइम अटैच्ड होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ में NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो इसका ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा NADH2 का। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2, FAD और FES। ठीक है, दोनों कंपोनेंट है कॉम्प्लेक्स 2। इनके साथ में जो एंजाइम अटैच्ड होता है वो कौन सा होगा बताइए? वो जो एंजाइम है यहां पर वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आप इसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं, या FADH डिहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं। तो कभी भी पूछा जाए कि NADH डिहाइड्रोजिनेज इज अटैच्ड विद कॉम्प्लेक्स 1, क्योंकि NADH का ऑक्सीडेशन तो यही वाला एंजाइम करवाएगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पूछा जाए या FADH डिहाइड्रोजिनेज पूछा जाए, वो किस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच्ड होता है? दैट इज विद कॉम्प्लेक्स 2। वो कॉम्प्लेक्स 2 यहां होगा। FADH2 कभी भी यहां नहीं आएगा। हमें पता है ना 1 FADH इक्वल्स टू कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स। हम ये बात जानते हैं। क्यों 2 ही क्यों बनते हैं? क्योंकि वो एंट्री ही कॉम्प्लेक्स 2 से लेगा। तो जब एक बार वो कॉम्प्लेक्स 2 से एंट्री लेगा तो वही जो यूबीक्विनोन है ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, इससे अब देखिए यूबीक्विनोन यहाँ पे 2 बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार तो इसके प्रोटोन आयन से और एक बार FADH वाले के प्रोटोन से। यहाँ पे 2 की जगह पे 4 हो जाएंगे, नेचुरल सी बात है ना? तो यहाँ पर एक बार तो यहाँ रिलीज जो इसके FADH2 के प्रोटोन आयंस हैं वो यहाँ पे आएंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, फिर वो ऑक्सीसोम के थ्रू उधर आ जाएंगे मैट्रिक्स में। सेकेंड टाइम कहाँ जाएंगे? जब कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो यूबीक्विनोन होगा उसके पास जो ऑक्सीसोम होगा, एक बार वहां ATP बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया सबको? जल्दी से बोलिएगा यस और नो, हाँ या ना? यस मैम, चलिए ठीक है। देखिए इससे 2 ही बनते हैं, 2 FADH से 2 ATP बनते हैं, क्योंकि एक बार तो यहां बनेगी ATP, और एक बार जो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स 3 में जो यूबीक्विनोन है उसके जब वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा प्रोटोन, और फिर वो उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेकर के जाएगा। इन दोनों प्रोटोन का और इस वाले इलेक्ट्रॉन का फाइनल जो एक्सेप्टर होगा वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, और वो उनको वाटर के मॉलिक्यूल बनाने में यूटिलाइज करेगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपसे कि वो कॉम्प्लेक्सेस 4 नहीं, कॉम्प्लेक्सेस टोटल तो 5 होते हैं। कभी भी आए ना एग्जाम में हाउ मेनी टोटल कॉम्प्लेक्सेस आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो 5 होते हैं। पढ़े हमने भले से 4 है, एनसीईआरटी में भी आपको 4 ही मिलेंगे, लेकिन 5 भी होते हैं। अभी बताती हूँ 5। और जो 5 कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसी की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन हमने इस स्टेप की वजह से कहा है, यही तो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यही तो ऐड हुआ है ना टर्मिनल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जब जाकर के वाटर का मॉलिक्यूल बना है, इसीलिए हमने इसको बोला है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि
और हमने लिखा भी था टर्मिनल ऑक्सीडेशन में ही, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता कहां पे है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसी में ऑक्सीजन का यूज होता है, ये हो रहा ऑक्सीजन का यूज। अब आते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। बोला था हमने सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट होती है, और वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है उसे और समझ लेते हैं बस लास्ट में, ठीक है। ऑक्सीडेटिव, हाँ बोलो। सॉरी, क्या? ईटीएस साइकिल को, ये सब तो है, ये पूरी की पूरी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, क्लियर है ना। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो उसको मेंटेन करने का काम कर रही हैं। ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस भी कर लिया था, क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। अब आते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तरफ। देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पहली बात होता कहां? ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होता है एक्चुअल में, इसे समझने से पहले। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ऑक्सीसोम के थ्रू, इसके थ्रू होता है। यही तो है, देखिएगा एक ऑक्सीसोम यहां पर है, इसका ये जो प्रोटोन पंप है, इसने प्रोटोन को कैरी किया, और इस एंजाइमेटिक पार्टिकल ने, F1 पार्टिकल ने यहाँ पर एक फॉस्फेट का एडिशन करके बना दिया एक एटीपी का मॉलिक्यूल। आया समझ में, हाँ या ना? हुआ ना यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, हाँ या ना? हुआ कि नहीं हुआ है? किसके बाद हो रहा है ये वाला स्टेप जहां जहां भी हुआ है ऑक्सीडेशन के बाद हुआ है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने बोला था कि सबसे ज्यादा एटीपी जनरेट होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो जहां जहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ है वहीं वहीं पे तो एटीपी जनरेट हुई है। एक एटीपी यहाँ हुई है, एक एटीपी यहाँ हुई है, और ऐसे ही एक जो कॉम्प्लेक्स थर्ड का यूबिक्विनोन है, एक एटीपी वहां जनरेट हो रही है। एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनेंगी, एक एफएडीएच से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस तरह से सबसे ज्यादा यहाँ पे बनती है फॉर्मेशन। अब आते हैं हमारे टोटल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कि भाई टोटल कॉम्प्लेक्सेस 4 नहीं, कॉम्प्लेक्स 5 होते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। 5 कॉम्प्लेक्सेस, वेरी गुड अभिषेक, कॉम्प्लेक्सेस 5 होते हैं। तो कौन सा होता है 5 कॉम्प्लेक्सेस? यहाँ पे ये जो ऑक्सीसोम है ना, इसी को हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, क्लियर है। कॉम्प्लेक्स जो 5th है ना, यही है कॉम्प्लेक्स 5th इज नोन एज ऑक्सीसोम। तो कभी भी आपसे कॉम्प्लेक्स 5th का नेम पूछा जाए तो वो ऑक्सीसोम होता है, ठीक है। जिसमें इसका जो F0 पार्टिकल है वो प्रोटोन पंप की तरह काम करता है हमेशा। ये प्रोटोन आयंस को पास करा रहा है फ्रॉम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और जो F1 पार्टिकल है, इट एक्ट एज एन एंजाइम, और वो एंजाइम है आपका एटीपी सिंथेज। यही तो है, यही वाला जो एटीपी सिंथेज है, इसी की वजह से होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसी की वजह से होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आप देख भी सकते हैं, इसकी वजह से तो हो रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसे एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक और भी कहा जाता है, इसको ना केमियोस्मोटिक थ्योरी भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और इसे कपलिंग थ्योरी भी कहते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑल्सो नोन एज, इनको क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज कपलिंग थ्योरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कपलिंग थ्योरी या केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। बताती हूं कैसे, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या केमी ऑस्मोसिस, सिर्फ केमी ऑस्मोसिस लिख देती हूं मैं यहाँ पे, केमी ऑस्मोसिस, ठीक है। कैसे कहते हैं केमी ऑस्मोसिस? ये प्रोटॉन्स क्या है? केमिकल्स ही तो है कि नहीं है? और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ही तो होती चली जाएगी अगर यहीं पर रहेंगे तो ये प्रोटॉन्स, हाँ या ना? लेकिन ये तो बैलेंसिंग करके रखना है ना, इसीलिए इन मूवमेंट होता है इन प्रोटोन आयंस का, जो कि क्या है एक्चुअल में? दे आर व्हाट? दे आर केमिकल्स। हाई टू लो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना इन केमिकल्स का हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ,
इसी की वजह से इसको बोला गया केमी मतलब केमिकल्स। केमिकल्स कौन है यहाँ पे? प्रोटॉन आयंस हैं। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट, कहां से कहां तक? हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर की तरफ? लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। कौन इनको ट्रांसपोर्ट कराने का काम कर रहा है? ऑक्सीसोम का H0 पार्टिकल। इसलिए इसको बोला गया केमियोस्मोसिस। ठीक है। कपलिंग थ्योरी क्यों बोला गया है भाई? देखिएगा, कपलिंग ही तो हो रही है। कपलिंग कौन कर रहा है? F1 पार्टिकल कपलिंग कर रहा है। इसके एक फॉस्फेट आयन को ऐड कर देता है, कपल्ड कर देता है। किसके साथ में? एडीपी के साथ में। और जाकर के केटीपी का मॉलिक्यूल बना देता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कपलिंग थ्योरी भी कहा गया है। आया समझ में? केमियोस्मोसिस ये करवा रहा है, कपलिंग थ्योरी का काम ये करवा रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम केमियोस्मोटिक या कपलिंग थ्योरी भी कहते हैं। कोई डाउट यहां तक? हाँ या ना? नहीं ना? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इसे भी आपने पूछा मेंटेन कौन कर रहे हैं? ये तो भले ही से मेंटेन कर ही कर रहे हैं, चलो मान लिया हमने कि ये मेंटेन कर रहे हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मेंटेनेंस का काम है ना, वो इसका काम है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अगर यही नहीं होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी, पूरी गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि यही तो है जो लास्ट में जब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं, उनको यही तो यूज करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो एक्चुअल में जो मेंटेनेंस का काम हो रहा है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स अलोंग विद ऑक्सीजन, इसमें सबसे ज्यादा वाइटल एसेंशियल एलिमेंट है जो पूरी की पूरी साइकिल को रन करवा रहा है। इसी की वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ऑक्सीजन के बिना ये साइकिल तो नहीं चल सकती। हमने टीसीए पढ़ा, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, हमने वहां पे देखा था कि ऑक्सीजन का यूज नहीं था, डायरेक्ट ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रहा है। आ गया सबको समझ में? अब देखिएगा इसकी थ्योरी के जो कुछ पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। एनसीईआरटी में देखिए जो हमने ये डायग्राम पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला, हो सकता है कि आपको ये ना मिलेगा वहां पे। वो अगर आपको वो अच्छा लग रहा है बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं। जहां से भी आपको समझ में आए, हमने इसको इलेबोरेट करके पढ़ा है, पूरा अच्छे से पढ़ा है। इसमें कॉम्प्लेक्स फिफ्थ मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है वो ऑक्सीसोम होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड फेरिक सल्फाइड एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, यूबीक्विनोन जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और हमेशा यूबीक्विनोन की साइड से ही कॉम्प्लेक्स 2 अटैच्ड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ नई वाली जो बुक है ना उसमें आपको डायग्राम में मिल रहा है कि हाँ कॉम्प्लेक्स 2 बाद में आया है, लेकिन वहां भी आप देखिएगा यूबीक्विनोन के साथ ही है। तो यूबीक्विनोन तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्सेस में बस एक ही जगह होता है, वो कॉम्प्लेक्स 1 के बाद होता है। सिर्फ समझने वाली बात है इतनी सी, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 होता है जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? साइटोक्रोम बी, FeS, यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम C1। फिर साइटोक्रोम C वो भी एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ही है। और साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 जो है वो फाइनल है, फोर्थ कॉम्प्लेक्सेस है। फिफ्थ कॉम्प्लेक्सेस है ये। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है हमने भाई? क्योंकि ये भी तो बीच बीच में आ रहा है ना इनके, जैसे ये सारे कॉम्प्लेक्सेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, ऐसे ये भी तो है। बस हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो दोनों तरफ अटैच्ड होता है, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी। ये सब नहीं है, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है उसका जो हेड पार्ट होता है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है, टेल पार्ट इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ होता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ होता है। ये पूरा का पूरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल में अच्छे से एम्बेडेड होता है। F0 पार्टिकल कहां होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। F1 पार्टिकल कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बहुत सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ भी घुमाने फिराने वाले क्वेश्चंस नहीं आते अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। हमने इसे डिटेल में पढ़ा है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसे डिस्कस करना चाहिए आपके साथ में, या खुद से कर लेंगे आप? बताइए, ताकि मैं आगे इसकी थ्योरी बढ़ जाऊं अगर आप खुद से कर लेते हो तो। वो भी काफी सिंपल है, उसमें डायरेक्टली यूबीक्विनोन को यूटिलाइज किया गया है, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हर एक स्टेप्स को नहीं दिखाया है। उसमें डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, फोर्थ, बीच में यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम को यूज करते हुए फाइनल एक्सेप्टर दिखा दिया है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम चलते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी दे रखी है उस थ्योरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
इसके ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करती हूँ तो बताइए हमने क्या क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव पढ़े थे? दो ऑब्जेक्ट पढ़े थे ना हमने यहाँ पे। एक तो जो इसका एम था एटीपी प्रोडक्शन, हाँ, और एक एम क्या था? रीऑक्सीडाइज ऑफ, किसको रीऑक्सीडाइज करवाया गया था बताइए? बोल नहीं रहे हो। NaDH2 एंड FADH2। हमने तो इसे ऐसे पढ़ा था। एनसीईआरटी में इसी लाइन को किस तरह से लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में जो इसका एम है, ठीक है, वो इस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम रिलीज करा रहे हैं, ठीक है, किसको? टू हाँ, रिलीज और यूटिलाइज, ठीक है। टू, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ NaDH2, ठीक है, एनर्जी ऑफ, एनर्जी स्टोर्ड इन लिखा हुआ है इसमें, एनर्जी स्टोर्ड इन NaDH2 एंड FADH2। ये है एक और ये है दो। ये एनसीईआरटी की लाइन है। रिलीज करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, सॉरी, हाँ, और यूटिलाइज कर रहे हैं उसको एक मेटाबॉलिक वाटर बनाने के लिए। एनर्जी का तो यूटिलाइज हो ही रहा है अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो रिलीज भी हो रहा है और यूटिलाइज भी हो रहा है किसका? एनर्जी का। वो एनर्जी किसमें स्टोर है? इन दोनों रिडक्टिव जो एंजाइम्स हैं उनमें। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो होता है आपका, जो यूबिक्विनोन है, ठीक है, उसको को एंजाइम क्यू भी कहते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो मैं बताना भूल गई आपको, यहाँ बता देती हूँ। जो आपका यूबिक्विनोन है, जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यूबिक्यू क्यू, इसको क्या कहते हैं? को एंजाइम क्यू भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। विच इलेक्ट्रॉन कैरियर इज टू बी नोन एज कोएंजाइम क्यू? तो वो आपका यूबिक्विनोन होता है। यूबिक्विनोन इज टू बी नोन एज द कोएंजाइम क्यू। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं बस, अब हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे। हमने देखा है कि यहाँ पे जनरली होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है ऑफ किस किस का? NaDH2 का एंड FADH2 का। ये इसका ऑक्सीडेशन होकर के 3 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है? ये शुरुआत किसके थ्रू होती है इसकी? इसका NaDH2 का ऑक्सीडेशन होता है किसके थ्रू? नाम बताते जाइए बेटा, पढ़ चुके हो आप। वाया NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू होता है। NADH डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू होता है। FADH2 के अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करती हूँ तो इसका ऑक्सीडेशन किसके थ्रू हुआ था? वाया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, या और क्या कह सकते हैं हम यहां पर? FADH डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू होता है। इसके ऑक्सीडेशन यानी कि इसमें जो एटीपी का प्रोडक्शन की जो शुरुआत होती है, एटीपी 3 ATP इनिशिएट जो होती है, कहां से होती है? इनिशिएट्स वाया कॉम्प्लेक्स 1, हाँ या ना? ये तो कॉम्प्लेक्स 1 से शुरुआत होती है इसके ऑक्सीडेशन की और एटीपी के फॉर्मेशन की। और इसकी कहां से होती है बताइए मुझे? कॉम्प्लेक्स 2 से। और कॉम्प्लेक्स 2 में कौन होता है? आपको पता है FAD और FES। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन है? FMN और FES। ये कॉम्प्लेक्स 1 के पार्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहां पर है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखा हमने, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं हुए थे, बस फाइनल एक्सेप्ट जो हुआ था वो हुआ था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वो भी जब जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला था और एक मेटाबॉलिक वाटर बना था।
अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कहीं भी मूव नहीं हुए थे, वो तो पूरा इलेक्ट्रॉन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी वही था। ठीक है, तो ईटीएस इज स्टेबलिश्ड, ठीक है, या लिख देती हूँ मैं, प्रेजेंट इन ओनली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, हाँ, प्रोटॉन मूवमेंट जो होता है जनरली वो कहां से होता है? ठीक है, प्रोटॉन आयंस, या शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, ये इनका जो मूवमेंट होता है कहां से होता है? फ्रॉम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वाया किसके थ्रू होता है? ऑक्सीसोम के थ्रू होता है। ये आप पढ़ोगे ना, सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में। ठीक है, और एक पॉइंट जो है यहां पे कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है, इनको फाइनली एक्सेप्ट कौन करता है? एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन। वेरी गुड। और ये ऑक्सीजन बना देता है एक वाटर का मॉलिक्यूल, जिस वाटर को कहा जाता है मेटाबॉलिक वाटर। क्लियर है यहां तक में? हाँ या ना? यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना पक्का किसी को भी? नो। ठीक है, एक चीज और यहां पे ये मैं रब कर देती हूं कि जो इसमें ये आ रहे हैं यहां पे, ये NADH और FADH, ये कहाँ बनते हैं, है ना? कहां से आ रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनसे एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स से रिलीज हो रहे हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम NADH से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जनरली सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये किसके कहां से आए हैं? ये जब क्रेब्स साइकिल में बने हैं वहां से आए हैं। ठीक है, तो ये भी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ लिख लीजिएगा, एंड प्रोटॉन्स प्रोड्यूस्ड इन, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही रहेंगे, जो प्रोटॉन्स हैं ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक दिए जाते हैं, है ना, से फिर वापस आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये प्रोड्यूस कहां से हुए हैं? प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाया NADH, है ना, और जब इस NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तब, और ये जो NADH2 अभी किस स्टेट में आए हैं? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो ये रिड्यूस स्टेट में आए हैं, यहीं पे आके इनका ऑक्सीडेशन होगा NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। लेकिन ये बने कहां से हैं? ये कहां से आए हैं? ये, या मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये रिड्यूस्ड हुए थे। ठीक है, दे वर रिड्यूस्ड इन, बताइए कहाँ हुए थे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या चलती है? TCA साइकिल, TCA साइकिल में। आ गया समझ में? TCA साइकिल में आए, लिंक रिएक्शन में होते हैं, लिंक रिएक्शन वाले भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो लिंक रिएक्शन होती है उसमें भी तो NADH2 बनते हैं, उसमें भी तो रिड्यूस होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएंगे और अपनी एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस में भी बनते हैं, याद आ गया? दो NADH2 एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से तो यहां बनते हैं, ठीक है, 2, दो ही यहां बनेंगे, दो ही एक ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन में, और 6 यहां पर बनते हैं, 6 NADH2। क्लियर है? ये थी इसकी कंप्लीट थ्योरी। इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स में या इलेक्ट्रॉन के किसी ट्रांसपोर्ट में या किसी भी क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या नहीं होगा। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है। हाँ, अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कौन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? तो कौन होगा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो फिर कौन होगा आंसर? क्या होगा?
तब ऑक्सीजन नहीं होगा, तब साइटोक्रोम A3 होगा, ठीक है। और साइटोक्रोम A3 का दूसरा नाम क्या होता है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसी का नाम होता है, ठीक। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपके लिए। तो बस आपको क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। रही बात थ्योरी की, वो आपको जहां से अच्छी लगे, जैसी लैंग्वेज में आपको अच्छी लगे, आप वहां से कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी प्रीफर करिए, आप कोई भी बुक करिए। बेसिकली तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का जो साइकिल है उसी को मैंने आपको बस इलेबोरेट फॉर्म में बताया है, कुछ नया नहीं बताया उसमें मैंने आपको। इसमें हाउ मेनी ऑक्सीसोम आर प्रेजेंट, बेटा 3 ऑक्सीसोम आर प्रेजेंट होते हैं, बता भी दिया था। एक ऑक्सीसोम तो कहाँ होता है? जब एफएमएन का रिडक्शन होता है, जब वो ऑक्सीडेज होता है, उसी के नीचे एक ऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है। एक ऑक्सीसोम कहाँ होता है? यूबिक्विनोन के पास में होता है, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद जो यूबिक्विनोन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। एक ऑक्सीसोम कहाँ होता है? जब कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी और फेरस सल्फाइड के बाद में जो यूबिक्विनोन होता है, एक उसके नीचे प्रेजेंट होता है। आ गया समझ में? हाँ या ना? 3 ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए तो हमने डायग्राम्स देखा, बनाया था पहले। ओके, और किसी को कोई डाउट है? बहुत सारे बच्चे तो आई थिंक, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। आप देखिएगा कौन सी कहानी रह गई है अभी इसमें पढ़ने के लिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया हमने। ऑक्सीसोम ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है। कभी क्वेश्चन आए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉलोड बाय कैरिड बाय ऑक्सीसोम, उसमें भी कौन सा स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है? F1 पार्टिकल। कहां होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होती है। क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का यूज होता है? नहीं, एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है, ठीक है। ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। उस वाटर का होता क्या है? वाटर वापस से क्रेब्स साइकिल में ऐड ऑन हो जाता है फर्स्ट स्टेप पे, और एक आपके 7th स्टेप पे भी हमने देखा था, ठीक है। तो वो वाटर यहां से जाता है। और इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? कुछ और देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो एक बार और पूछ लीजिएगा। अब इसमें देखिए, हमने कहानी जो पढ़ी है ना अभी, वो 38 एटीपी की कहानी पढ़ी है। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि मैडम आपने स्टार्टिंग में कहा था 36 और 38 एटीपी बनते हैं टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में, और हमने अभी ये वाली स्टोरी तो पढ़ ली 38 एटीपी की। याद आया? ये इनको आप 3 के साथ में मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 2 FADH2 होंगे, उनको 2 के साथ में मल्टीप्लाई करिएगा, फिर टोटल 4 डायरेक्ट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, 2 तो ग्लाइकोलाइसिस में और 2 टीसी साइकिल में। तो 38 एटीपी हमने पढ़े थे, याद आया होगा, हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन भी किया था इसका, जब हमने समरी पढ़ी थी इसकी। ऑल ऑक्सीसोम्स आर आफ्टर यूबिक्विनोन, हाँ सही कह रहे हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है ऑल ऑक्सीसोम्स आर आफ्टर यूबिक्विनोन, नहीं है, बस 2 होते हैं आफ्टर यूबिक्विनोन। एक जो होता है वो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के तुरंत बाद होता है, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद होता है। एक ऑक्सीसोम जो होता है वो हमने देखा भी था, डायग्राम बनाया भी था। एफएमएन जैसे ही अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, उसी के नीचे एक ऑक्सीसोम प्रेजेंट था, और वो उसके प्रोटोन आयन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेकर के आता है, और उसके फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यूज करके एक एटीपी के मॉलिक्यूल में जनरेट करता है। और फिर बाकी के जो 2 ऑक्सीसोम्स थे वो यूबिक्विनोन में ही प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद प्रेजेंट होते हैं, मतलब, ठीक है। तो अभी देखिएगा, हमने जो कहानी पढ़ी है ना, वो ये वाली स्टोरी तो पढ़ ली 38 एटीपी की। अच्छा, ये क्या है? ये तो हमने जिक्र ही नहीं किया, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट हो चली हमारी, ये नहीं पड़ा। अभी भी बस एक ये थोड़ी सी जो हमारी गुत्थी है सुलझाने के लिए, ये रिमेनिंग है। इसको डिस्कस करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। और वो जो ट्रिक मैंने आपको बोला था, साइटोक्रोम्स का अरेंजमेंट, जिसे आप कभी भूल ना पाओ, उन ट्रिक्स के साथ में। बाकी तब तक कुछ बच्चे ट्रिक्स बना भी सकते हैं, जैसे पिछली बार बनाई थी किसी एक बच्चे ने, है ना, जब हमने सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी थी तब। तो विद दिस टुडे वी एंड आवर क्लास। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अभी भी पूछ रही हूँ मैं आपसे, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट द क्लास। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो? बाय। ओके, बाय बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।